चलिए, तो देखिए, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आप लोगों ने सबने टेस्ट अच्छा किया होगा और टेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो समझ आ ही गए होंगे आपको देख के। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख लें, इसके बाद मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे टेस्ट में क्या था कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी था और बाकी जो आपके उसके बाद में 3 क्वेश्चन थे उनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे, ऐसा ही मामला है। तो सबसे पहले अपन लोग कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कंपलसरी में पहला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे सर, पहला क्वेश्चन बेसिकली आपका लिमिट्स पे है और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद अपन लोग उसका सॉल्यूशन जो है वो करने का कोशिश करेंगे और समझेंगे बात को। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इवेल्युएट करें और लिमिट अपने को गिवन है n टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर n प्लस n की होल पावर 1/n, इस तरीके से अपने को गिवन है और हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो आप ये पाएंगे सर, यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी रखते हैं डायरेक्ट तो आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रहा है। आप देखेंगे इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है, ये ऐसा ही मामला है। तो सीधा तो कर नहीं सकते, तो लिखेंगे लेट y। आपने ऐसे किए भी होंगे ना क्वेश्चन कि जिसमें आप लिमिट को ऐसा लेट करते हैं, और जो लोग हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं वो लोग जानते ही हैं। इसके बाद क्या करते हैं अपन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड जो है अपन लोग लॉग लेंगे। तो ये बन जाएगा अपना log ऑफ y, ये बन जाएगा लिमिट, वेरी गुड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ e रेज टू द पावर n प्लस n का होल पावर n/n। सर यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगाएं। log का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो पावर है वो कहाँ आ जाती है, बोलें तो आगे आ जाती है, ऐसा ही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/n log en प्लस में n। अभी भी आप देखें इसमें पुट करेंगे तो सर मामला बड़ा गड़बड़ है, आपका फॉर्म अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म और अभी अपन लगाएंगे एल हॉस्पिटल। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल हम लोग जानते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे कब तक, जब तक अपना 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना हट जाए, ऐसा ही मामला है। चलिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ y, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर आप देखें n का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, इन महाराज का करेंगे तो आ जाएगा en प्लस में n, log का 1/n, और फिर इन एंगल महाराज का en प्लस में 1। बट अभी भी अगर आप लिमिट डालेंगे तो अभी भी फॉर्म कौन सा बरकरार है आपका सर, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। बड़ा ही ढीठ किस्म का सवाल है, खैर। और ये आपका आप देखेंगे सर यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, 10 मार्कर कंपलसरी। log y में फिर से अपन लोग डेरिवेट करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका en, ये हो जाएगा en प्लस 1। अब देखेंगे सर, अब आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो नहीं रहा, तो बस इसको तमीज में ले आते हैं थोड़ा सा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e का पावर n नीचे से कॉमन ले लें, ये बच जाएगा 1 और e का पावर माइनस n। सर ये कट जाएगा, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, सो दिस इज 1/1, सो log y इज 1, सो y इज नथिंग बट e रेज टू द पावर 1। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, मतलब पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये आपके जो टेस्ट है उसका, जिसमें आपको बोला गया है कि लिमिट को इवेल्युएट करें। तो लिमिट आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, आप एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही आता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप लोग इवेल्युएट कैसे करते हैं, लॉग लेके, दोनों साइड लॉग लेंगे और उसके बाद पावर आपका आगे आ जाएगा। फिर आप फॉर्म देखेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बरकरार है, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे अगेन आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसके बाद फिर अपन लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे और देन आप समझ सकते हैं कि फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हट गया है, तो कॉमन वॉमन लिया और मामला सेट है। तो चलिए इसको आप एक बारी समझ लें, कोई डाउट रहता है तो पूछ लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली कन्वर्जेंस के ऊपर है। हमें बताना है कि आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है
ये भी आप देखेंगे तो अगेन 2022 का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपका कंपलसरी में। चलिए, ये जो है ना मतलब कन्वर्जेंस का जो क्वेश्चन है वो आपका रियल एनालिसिस और कैलकुलस दोनों में आता है। तो आप पेपर 1 में भी हो सकता है इसको देख सकते हैं और पेपर 2 में भी देख सकते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा है कि आपको दोनों पेपर में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट का बी पार्ट, हमारा जो इंटीग्रल है वो है 0 से 2, वेरी गुड, dx डिवाइड में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जी इसको हमें चेक करना है कि क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप ये देखिए, इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 से 2 dx x 2 माइनस एक्स। तो मैं देख पा रहा हूं 0 से 2 में सर मेरे को दिक्कत कहाँ कहाँ हो रही है। आप देखें 0 रखेंगे तब भी इन्फिनिटी बन जा रहा है तो दिक्कत है, 2 रखेंगे तब भी इन्फिनिटी बन जा रहा है तब भी दिक्कत है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट हैं जो कैसे देखने को मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर 0 and 2 are the points of infinite discontinuity। वेरी गुड, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या होता है बोलो भैया? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट वो होता है कि आपका फंक्शन वहां तो डिसकंटिन्यूअस हो ही साथ उसके नेबरहुड में भी क्या हो, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। वेरी गुड। तो क्योंकि 0 और 2 हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, सो इस इंटीग्रल को भाई साहब तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे कैसे? कोई बीच में इनकी वैल्यू लेंगे, लाइक 0 से 1 लेट से, और उसके बाद अपन इसको तोड़ देंगे कैसे भैया? 1 से 2। अब हम लोगों ने सीखा हुआ है कि आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट केवल तब होगा जब ये दोनों महाराज क्या होंगे, नेचर में कन्वर्जेंट। ऐसा ही मामला है। और आप देखें सर इन दोनों में से एक भी अगर डाइवर्जेंट हो गया, इसका मतलब भाई साहब हमारा इंटीग्रल कैसा है? डाइवर्जेंट। ऐसा ही मामला है। चलिए तो हम लिखते हैं से I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अभी अपन I1 को उठाते हैं। नाउ टेस्ट द I1 फॉर कन्वर्जेंस। हम लोग I1 को टेस्ट करेंगे। बाकी मतलब तरीके से कैसे लिखना है वो आंसर की में सारी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। यहाँ जस्ट मैं आपको चीज़ें समझाने पे ज़्यादा जो है वो मेरा जोर रहेगा। तो अगर कोई लाइन ऐसा मैं स्किप भी कर देता हूँ लिखना तो तनाव मत लीजिएगा, आंसर की आपने देखा होगा उसमें सारा लिखा हुआ है। अपन लोग I1 को चेक करते हैं कन्वर्जेंस के लिए। तो I1 अपना क्या चल रहा है? I1 चल रहा है 0 से 1 dx x 2 माइनस एक्स, ऐसा ही चल रहा है। आप ये देखें सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कौन है? क्या कह रहे हैं जी? 0 है। तो लिखेंगे हेयर 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वेरी गुड ऑन 0,1। इस इंटरवल में आपका 0 जो पॉइंट है वो केवल एक ही पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का। तो आप देखें यहाँ पे लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में आप देखें सर fx तो अपना यही है, लेट fx इज 1/x 2 माइनस एक्स। और आप ये देखेंगे सर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है। तो हमने ऐसा देखा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ना 2 कैटेगरी होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, लिमिट फाइनाइट होती है बट फंक्शन बीच में कहीं पे मसला क्रिएट कर रहा होता है, लाइक इन्फिनिटी जा रहा होता है। एंड टाइप 2 जिसमें आपका फंक्शन तो ठीक है लेकिन उसकी लिमिट इन्फिनिटी जा रही होती है, मतलब लिमिट्स में आपका इन्फिनिटी इन्वॉल्व होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिमिट्स में तो इन्फिनिटी इन्वॉल्व है नहीं। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये टाइप 1 का है। और टाइप 1 में कंपैरिजन टेस्ट में क्या सीन होता है, हमें fx और gx चाहिए होता है। fx तो आपका यही फंक्शन है, gx हम उसको लेते हैं जो हमें दिक्कत कर रहा है। आप देखें सर x के 0 होने से दिक्कत कौन सा फैक्टर दिक्कत कर रहा है ना, अपने को 1/x दिक्कत कर रहा है। सर 2 माइनस एक्स तो दिक्कत नहीं कर रहा है। तो क्योंकि 1 माइनस एक्स 1/x अपने को दिक्कत कर रहा है तो इसी को अपन उठा के क्या ले लेंगे, gx। ये मतलब इसमें चलता है बड़े प्यार से।
आप देखें जब भी आपकी लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन कहीं पे पंगे कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, gx उसी को लेंगे जो आपको परेशान कर रहा है। लाइक यहाँ पे हमें परेशान कौन कर रहा है सर, 1/x कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने gx 1/x को ले लिया है। अभी हम कंप्यूट करेंगे, नाउ कंप्यूट fx लिमिट, आपका दिक्कत कहाँ पे था, 0 पे, fx/gx ऐसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो है और gx ऐसा आ जाएगा 2 - x, x कट जाएगा सर, ये आ गया 1/2। आप ये देखें आपका लिमिट जो है वो नॉन जीरो है, आपका लिमिट जो है वो कैसा है भैया, नॉन जीरो है, ऐसा तो है ही मामला। तो ये भाई साहब अपना नॉन जीरो है। तो अभी अपने पास स्टेटमेंट ये है कि जैसा बिहेवियर gx का होगा वैसा बिहेवियर किसका भी होगा, fx महाराज का भी होगा। सो लिखेंगे सिंस लिमिट इज नॉन जीरो, सिंस लिमिट इज नॉन जीरो या लिमिट x टेंड टू 0, fx/gx इज नॉन जीरो, हेंस दोनों का बिहेवियर सेम होगा, मतलब लिखेंगे जैसा fx वैसा अपना gx। अब आप देखें यहाँ पे जो gx है ना, इसको कंपेयर करवाएं सर किससे, इससे 1 - x - 0 का पावर n, इससे कंपेयर करवाएं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट था वो 0 था। तो ये आपने पढ़े होंगे ना, दो आपके इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हैं लाइक a से b, मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल क्या है, x - a का पावर n dx, ये कन्वर्जेंट तब होता है जब आपका n लेस देन 1 हो, और दूसरा इंटीग्रल ये है dx b - x का पावर n, ये भी कन्वर्जेंट कब होता है, जब आपका पावर 1 से कम हो। तो ये दो इंटीग्रल आपने ध्यान रखने हैं कंपैरिजन टेस्ट के लिए, लेकिन टाइप ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहले टाइप का होना चाहिए, मतलब लिमिट्स फाइनाइट, उसके बीच में फंक्शन कहीं पे दिक्कत करे। लिमिट नॉन जीरो है तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि जैसा gx का बिहेवियर वैसा fx का भी बिहेवियर होगा। यहां लिखेंगे देखो कि अपना ऐसा कि सिंस 0 से 1 dx बाय x इज डाइवर्जेंट। सर ये डाइवर्जेंट क्यों है, क्योंकि आप देखें इससे कंपेयर करवाएं इसको, x - a होना चाहिए, तो x - 0 और पूरे की पावर क्या चल रही है 1, और आप पाएंगे सर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब है, जब आपका पावर क्या चले भैया 1 से छोटा। समझ गए बात को, तो लिखेंगे ये डाइवर्जेंट है। सो क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है जैसा बिहेवियर gx का वैसा बिहेवियर किसका भैया, fx का, सो ये इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अच्छा बीच में लिख देंगे भाई साहब ये डाइवर्जेंट है, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट है ना, यहां लिख देंगे सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये इंटीग्रल जो है ये भी क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा। वैसे तो आप देखें सर दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हो जाए तो आपका जो इंटीग्रल था वो डाइवर्जेंट हो जाता है, बट अभी करके तो दिखाना ही पड़ेगा ना, I2 को क्या करना पड़ेगा सर, अभी चेक करना पड़ेगा, वरना 10 नंबर कैसे मिलेगा भैया। चलिए I2 को अपन लोग चेक करते हैं। सो लिखेंगे नाउ टेस्ट I2 फॉर द कन्वर्जेंस, वेरी गुड। देखिए जब I2 को अपन लोग चेक करेंगे कन्वर्जेंस के लिए, तो I2 में पंगा कहां पर है, I2 अपना चल रहा है उस्ताद जी ये 1 से 2 dx x/2 - x, ऐसा ही है। आप कहेंगे सर I2 में दिक्कत है, ये दो जैसे ही रख रहे हैं इस फैक्टर में इन्फिनिटी हो जा रहा है, ऐसा ही मामला है। आप 2 रखें इसमें देखेंगे इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो है एक पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का, हेयर 2 is the point of very good infinite discontinuity। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो अब fx gx लेना पड़ेगा। आप देखें यहां पर fx तो यही है पूरा,
एक्स, टू माइनस एक्स। लेकिन भैया जी एक्स किसको लेंगे? जो फैक्टर दिक्कत कर रहा है। आप देखें सर कौन सा फैक्टर दिक्कत कर रहा है? आप कहेंगे जी ये टू माइनस एक्स वाला फैक्टर दिक्कत कर रहा है, तो इसको उठा के क्या ले लेंगे अपन लोग? जी एक्स। ठीक है जी। अब देखें, इतना छापे पहले, मतलब नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और समझ आ गया तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अभी अपन लोग क्या करेंगे, इसका जो है लिमिट विमिट निकालेंगे तो कुछ बात बनेगा। चलिए लिमिट निकालते हैं। देखो एफ एक्स बाई जी एक्स करके, तो अपने को समझ आएगा कि अभी कन्वर्जेंट बनेगा मामला कि डाइवर्जेंट बनेगा। तो इसको मैं हटा देता हूं। वेरी गुड। तो यहां कंप्यूट करवा लेते हैं। यहां पे देखें, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू आपका टू एफ एक्स बाय जी एक्स। ये हो जाएगा भैया कितना? ऊपर आ जाएगा आपका टू माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा x, टू माइनस एक्स, और बाहर लिमिट x टेंड्स टू टू। सर टू माइनस एक्स से टू माइनस एक्स कैंसिल, ये आ गया वन बाय टू। अगेन आपका जो लिमिट आया है ये नॉन जीरो आया है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो आप समझ सकते हैं जैसा जी एक्स वैसा एफ एक्स, है ना? बोलते हैं ना जैसी भाषा वैसी वेशभूषा, ऐसा कुछ कल्चर में आप लोग बोलते होगे। खैर, तो चलिए हमें तो मैथ से मतलब है। ये नॉन जीरो है तो जैसा अपना जी एक्स वैसा एफ एक्स। सर जी एक्स कहाँ चला गया? ये रहा। इसको इससे कंपेयर करवाओ। देखो b माइनस एक्स का पावर n, इससे कंपेयर हो जा रहा है ना ये। इसका पावर भी क्या चल रहा है सर? आप कहेंगे 1 चल रहा है। और ये कन्वर्जेंट कब होता है? जब पावर क्या हो आपका 1 से छोटा। तो ये भी गड़बड़ कर गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 से 2 dx 2 माइनस एक्स इज डाइवर्जेंट, so by comparison test 1 से 2 dx 2 माइनस एक्स इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, ये भी डाइवर्जेंट आ गया। अब लिखेंगे सिंस बोथ I1 एंड I2 आर डाइवर्जेंट hence I is divergent on 0 से 2। क्योंकि अपने दोनों इंटीग्रल डाइवर्जेंट थे, इस वजह से अपना जो I है वो भी क्या होगा? डाइवर्जेंट। अच्छा आप ये समझना, अगर दोनों में से सर एक भी डाइवर्जेंट आता तभी हम लोग क्या बोलते कि इंटीग्रल कैसा है अपना? डाइवर्जेंट। वेरी गुड, इसको नोट कर लें। चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक ये रियल का क्वेश्चन है और बड़ा ही टैकी टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, आप पाएंगे इसमें अपने को कुछ ऐसा दिखाना है। मैं लिखता हूं, उसके बाद अपन लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए फर्स्ट का सी पार्ट देखेंगे। ये बेसिकली आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो भैया फिर जैसी आराम है। आपने पढ़ा होगा कि आपका जो रेशो टेस्ट है, बेसिकली एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, वो ऐसे फंक्शंस पे फेल होता है बहुत बारी जिन पे कोची भाई साहब का nth रूट टेस्ट काम करता है। तो हमें यही दिखाना है कि ऐसा कोई आपको सीरीज मिल जाए, ऐसा कोई सीरीज मिल जाए जिस पे कोचीज nth रूट टेस्ट काम करे लेकिन एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या हो जाए? फेल हो जाए। तो इसमें लिखेंगे लेट जो सीरीज है अपना वो कुछ ऐसा है, 3 का पावर माइनस n माइनस इस तरीके का ही है ना, आप देखेंगे। हाँ, तो ये अपने पास सीरीज है 3 का पावर माइनस n माइनस माइनस 1 का पावर n, और आप जानते हैं यहाँ पर n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो इस पे पहले लगाते हैं अपन लोग कोचीज nth रूट टेस्ट। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस बाय कोचीज nth रूट टेस्ट, कोचीज nth रूट टेस्ट, ये अपन लोग करते हैं। और उसके बाद देखते हैं फिर एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा के भी देखेंगे भाई साहब कि क्या
वाकई में एलम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जा रहा है या सिर्फ मन का वहम है। तो कोचीज एनेथ-रूट टेस्ट क्या कहता है आप मुझे बताएंगे। कोचीज एनेथ-रूट टेस्ट पे अपन निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n, और अगर ये आ जाए सर l, यहाँ पर l की क्या कंडीशन होती है कि l क्या होना चाहिए अपना बोलो, फाइनाइट होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर अपना ये l का वैल्यू लेस देन क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो कैसा होता है, डाइवर्जेंट। और 1 पे आप जानते हैं सर, 1 पे सारे टेस्ट जो हैं वो हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं। 1 पे केवल एक टेस्ट है जो काम करता है, दैट इज गोस टेस्ट। आप पढ़े होगे ना कि आपका अगर लिमिट 1 आ जाए तो एक ही टेस्ट ऐसा है मार्केट में जो बढ़िया काम करता है, दैट इज गोस टेस्ट। बाकी तो सारा हैप्पी बर्थडे सेट हो जाता है। तो यहां पे देखें, इस पे अपन लोग निकालेंगे। सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, ये रहा अपने पास 3 का पावर -n माइनस और इस पूरे का पावर 1/n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 का पावर -n माइनस 1 का पावर n/n। अरे बाप रे, तो आप पाएंगे सर ये जो है कितना जाएगा भाई साहब लिमिट, ये जाएगा 3 का पावर -1, दैट इज 1/3। आप देखेंगे 1/3 जो है वो लेस देन 1 है, तो बाय कोचीज एनेथ-रूट टेस्ट, बाय कोचीज एनेथ-रूट टेस्ट, ये जो आपका सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। कैसा है, कन्वर्जेंट है। आप देखें बात ये नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, बात यह है कि आप कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। मतलब एक आपके पास वैलिड डिसीजन है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या सीरीज डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो दैट इज नॉट आवर बोलना, एक एम नहीं है ये चेक करना। अपना एम क्या है यहाँ पर, ये चेक करना क्या कोचीज एनेथ-रूट टेस्ट हमें एक जवाब दे रहा है, मतलब वो बता दे रहा है ना कि आपका सीरीज भाई साहब कन्वर्जेंट है, बेटेंशन रहो। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग बाय एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, बाय एलम्बर्ट रेशो टेस्ट इसको लगाते हैं और देखते हैं इससे क्या अपन लोग एक फर्म जो डिसीजन है वो ले पाते हैं। तो हमारे पास un जो है वो है सर ये 3 का पावर -n माइनस -1 का पावर n। एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाने के लिए u ऑफ n+1 कैलकुलेट करना पड़ता है, तो 3 का पावर -n+1 -1 का पावर n+1। यहाँ पे सर अब केस लेना पड़ेगा। केस 1 देखें, n इज ऑड। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा तो भाई साहब यहाँ जब केस लिए तो यहाँ काहे नहीं लिए। तो मेरा सवाल ये है यहाँ पर n इवन हो या ऑड हो सर, देखें क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं n का लिमिट लगा हुआ इन्फिनिटी पे और इसने ले दे के 0 हो जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। n अगर अपना ऑड है तो आप देखें सर un क्या आने वाला है, un आने वाला है 3 का पावर -n, और अगर ये ऑड है तो फिर -1 का पावर ऑड -1 एंड माइनस माइनस इज प्लस। वेरी गुड। और u ऑफ n+1 की बात करें अगर अपन लोग तो ये आ जाएगा 3 का पावर माइनस ऑफ n+1, और यहाँ पे देखेंगे सर आपका n जो है वो ऑड है तो ऑड और ऑड हो जाता है इवन, इवन होगा तो ये आएगा +1, तो आगे एक माइनस फंसा हुआ है तो आ जाएगा -1, ऐसा आ जाएगा ना ये। चलिए जी बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं वैसे तो वो कट ही जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं, ऐड हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है। सो नाउ compute लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n बाय u ऑफ n+1, ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n चल रहा है 3 का पावर -n+1, ये चल रहा है 3 का पावर -n-2, ऐसा ही है। चलिए पावर्स को सेट करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट, वेरी गुड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर ये कितना आएगा, 3 का पावर देखें कट जाएगा ना, और -2 है भाई साहब, ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका, क्या कह रहे हो जी, 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये आंसर कितना आ गया, 27। चलिए कोई बात नहीं। अभी देखते हैं जब आपका n इवन है क्या तब भी सेम लिमिट आता है,
केस 2 n इज इवन, तो जब n इवन है तब चेक करते हैं। तो अपना इस केस में देखें un क्या हो जाएगा 3 का पावर माइनस n, क्योंकि ये महाराज इवन है तो बीच में माइनस बरकरार रहेगा। और u ऑफ n प्लस 1 क्या आएगा बोलो तो भाई साहब, ये तो यही है। और लेकिन क्योंकि ये इवन है तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर, इवन प्लस 1 ऑड, और ये ऑड होगा तो माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो भैया, हाँ इस बारी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका u ऑफ n प्लस 1। तो इधर आप यहाँ पर देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n बाय u ऑफ n प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n कितना गिवन है 3 का पावर माइनस n माइनस 1, 3 का पावर माइनस n। सर ये बच जाएगा 3 का पावर माइनस 1 विच इज 1/3। बात समझ में आई? आप ये देखें सर यहाँ पे तो लिमिट ही का मसला हो गया। अगर n इवन लेते हैं तो लिमिट अलग आ रहा है, n अगर ऑड लेते हैं तो लिमिट अलग आ रहा है। तो किसी फाइनाइट यूनिक लिमिट को तो टेंड नहीं कर रहा है ना ये, मतलब फाइनाइट तो है लेकिन लिमिट यूनिक नहीं है। इसका मतलब एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में हम लोग ये पाते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्या बोलो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, कि लिमिट अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में हम ये पा रहे हैं n इवन है तो लिमिट कुछ और आ जा रहा है, n अगर ऑड है तो लिमिट कुछ और आ जा रहा है। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब रेशो टेस्ट क्या हो गया है भैया, यहाँ पर फेल, है ना, रेशो टेस्ट के हो गई हवा टाइट, तो हेंस रेशो टेस्ट फेल्स। क्योंकि रेशो टेस्ट फेल हो गया है। और लेकिन आप देखें भाई साहब कोचीज जो आपका nth रूट टेस्ट है वो अभी भी बरकरार है, वो क्लेम कर रहा है कि सीरीज अपना कन्वर्जेंट है, जबकि रेशो टेस्ट से हम कोई भी फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फर्म डिसीजन समझ गए ना क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट ही आपका बदल बदल के आ जा रहा है। लिमिट अगर सेम आता n इवन और ऑड होने पे तब कुछ हम लोग डिसीजन ले पाते और हम ये बोलते कि भाई साहब रेशो टेस्ट भी काम कर रहा है। बट अभी आप पाएंगे कि मामला गड़बड़ हो गया है, रेशो टेस्ट में लिमिट अलग अलग आ जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट कोचीज nth रूट टेस्ट में आप देखें यहाँ से क्लियरली बता रहा है कोचीज nth रूट टेस्ट कि आपका जो सीरीज है भैया, सीरीज कैसा है, कन्वर्जेंट है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्लियर आप लोगों को या इसमें कोई डाउट है? चलिए जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये फर्स्ट का सी नहीं था, ये डी था, वो सी तो बीटा वाला था सर, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया है। ये फर्स्ट का डी पार्ट था आपका, तो फर्स्ट का सी जो है वो बीटा फंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो फर्स्ट का सी देख लेते हैं, ये डी पार्ट था, है ना, आपका सी तो बीटा गामा वाला था। बीटा गामा देखें वैसे आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन्ड है नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है बात ये है, और एग्जाम में आता है वो तो चलो ठीक है आ जाता है, बट इंटीग्रल को इवेल्युएट करवाने में बीटा गामा का यूज हम लोग बहुत करते हैं। अगर बीटा गामा पे अच्छी पकड़ है तो फिर इंटीग्रल इवेल्युएट करवाना भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो यदि आप लोगों ने बीटा गामा नहीं किया है अभी तक, ऐसा देख के कि सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग कर ले। हमारा प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसमें कवर किया हुआ है अपन लोगों ने बीटा गामा। चलिए जी, तो क्वेश्चन कहता है, मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन कहता है सर आप में हिम्मत है, मतलब आप में नहीं मतलब मेरे में, है ना। क्वेश्चन कहता है कि हिम्मत है तो भैया ये प्रूफ करवाओ दैट बीटा ऑफ एम एन इज नथिंग बट 0 से 1 एक्स का पावर m माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n dx। क्वेश्चन में dx नहीं लिखा हुआ है, dx लगा लेना आप लोग, ठीक है। ये है जी क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखें आप, हम लोग ऐसा जानते हैं क्या, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट जो आपका बीटा ऑफ एम एन है सर वो क्या होता है, वो होता है 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर m माइनस 1 ले लो या एक्स का पावर
आप n-1 ले लो सर, बात एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं अपना जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब बीटा ऑफ mn जो है वो इक्वल होता है किसके, बीटा ऑफ nm के। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यदि आप यहाँ पर n-1 लेते हैं या m-1 लेते हैं, क्योंकि बीटा सिमेट्रिकल है तो चलेगा। अब देखो इसको ना अपन तोड़ के लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि सर बात ये देखें जो प्रूफ करवाना है इसमें लिमिट 0 से 1 जा रहा है, ठीक है जी। और ये तो चलो ठीक है, मेरे को इसको मैं तोड़ लूंगा 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 में एक ये भी तो चाहिए ना। तो 0 से 1 x का पावर m-1 dx लगा लेना सर यहाँ पर, मतलब मैं भूल जाऊँ तो आप लगा लेना, कई बार हो जाता है। और फिर ये आ जाएगा अपना 1 से इन्फिनिटी x का पावर m-1 1 प्लस x का पावर, ये आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। आप ये देखेंगे ये वाला इंटीग्रल तो हमें चाहिए ही, बस इस वाले को ऐसी शक्ल में लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इस वाले को ऐसी शक्ल में लेके आना पड़ेगा, फिर मैं इनको वापस से कंबाइन करवा दूंगा तो बात बन जाएगा, यही मामला है। चलिए तो हम ले लेंगे लेट i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2 को उठाते हैं, टेक i2। और i2 जो है अपने पास कैसा है, आप देखेंगे i2 है 1 से इन्फिनिटी x का पावर m-1 1 प्लस x का पावर m+1 dx। अब आपने क्या सोचना है सर, आप ये देखें, आप यहाँ पे x का कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करवाएं कि आपका लिमिट 0 से 1 चला जाए। अगर मैं x को 1/t ले लूं तो बात बन जाएगा ना, देखो चेक करो, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 1/t, क्योंकि बाकी तो मुझे कुछ करवाना नहीं है, मतलब x में तो छेड़छाड़ नहीं करवानी है ना, कि x के साथ कोई मल्टीप्लाई में चाहिए, वो सब चाहिए नहीं, बस मेरे को लिमिट सेट करवानी है। पहली मेरी जो है मतलब चेक करने का जो तरीका है वो यही रहता है बीटा गामा में, कि मुझे लिमिट क्या करवानी है और फंक्शन क्या करवाना है, उसके हिसाब से हम लोग अपना सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो x को ले लेंगे 1/t, तो dx ये हो जाएगा 1/t² dt। आप देखें सर i2 किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा लेकिन 0, यहाँ पर ये है ना, तो 1/t होल का पावर m-1 नीचे आ जाएगा, देखें 1 प्लस 1/t का पावर m+1 और 1/t² dt। माइनस लगा हुआ है सर, लिमिट एडजस्ट करवा दे, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 0 से 1। आप यहाँ देखें ये t का पावर m-1 है, t² है, नीचे क्या आ जाएगा t का पावर m+1, एलसीएम ले लें सर, ऊपर आ जाएगा t का पावर m+n, नीचे आ जाएगा t प्लस होल 1 का पावर होल m+n dt। सर इनका एडजस्ट करवाओ ना पावर, ऊपर जाएगा m कट जाएगा, कितना बचेगा t का पावर n-1, वेरी गुड। तो ये आ गया अपना i2 जो है 0 से 1 t का पावर n-1, वेरी गुड, 1 प्लस t होल का पावर m+n dt। ओहो देखें सर वेरिएबल चेंज करवा दें, इसका x करवा देते हैं। सो i2 विल बी 0 to 1 x का पावर n-1 1 प्लस x का पावर m+n dx। सर वापस चिपकाओ ना इक्वेशन 1 में। सो पुट वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, सो 0 से इन्फिनिटी x का पावर m-1 1 प्लस x का होल पावर m+n dx विल बी इक्वल्स टू 0 से 1 x का पावर m-1 1 प्लस x होल का पावर m+n dx प्लस 0 से 1 x का पावर n-1 नीचे आ जाएगा 1 प्लस x होल का पावर m+n dx। सर क्लब कर दें इनको, ये हो जाएगा 0 से 1 x का पावर m-1 x का पावर n-1 1 प्लस x m+n dx। और आप देखें सर यही तो प्रूफ करवाना था, तो बस मामला सेट है जी, लिख देंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, है ना, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आई सर। तो बीटा गामा कर लें, मैं तो यही आप लोगों को एडवाइस दूंगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो सर शाबाशी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट का सी था, पहले अपन लोगों ने फर्स्ट का डी कर लिया था वो,
कोचीज nth रूट वाला। अभी एक फर्स्ट का लास्ट जो बचा है अपने पास ई पार्ट है, तो ई पार्ट जो है वो ना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत यूजुअल है। ई पार्ट जो है आप पाएंगे ये बहुत रेयर केस है कि ऐसा आए। ई पार्ट जो है बेसिकली आपका एक टॉपिक है थ्योरम्स ऑन लिमिट, वहां से आपका है कोचीज थ्योरम पे। तो मैं इसको हटाता हूं, पहले मैं आपको कोचीज थ्योरम समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो आपको मामला सेट होगा। और जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया उनको ध्यान होगा सर ये हमने दो तरीके से किया हुआ है। एक तो आपका ये कोची वाला जो मामला है वो, और एक बार अपन लोगों ने किया हुआ है आपका लिमिट वाले तरीके से इंटीग्रेशन लगाकर। तो जिन्होंने अटेंड किया हुआ है लाइव वो समझ रहे होंगे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट का ई पार्ट कोचीज वाला मेथड आसान है काफ़ी ज़्यादा, इंटीग्रल वाले में थोड़ा सा जो है वो लॉग वॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके बाद जाके फिर अपना कार्यक्रम वहाँ पर सेट होता है। तो क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन कहता है कि आप शो करवाएं, बट इम्पॉर्टेंट है कोचीज जो है n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का क्यूब होल की पावर 1/n। ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, कहीं आप लोग सोचे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म से पूछा है, वैसा मत समझ लेना सर, है ना, वरना हैप्पी बर्थडे करके जाएगा ये। तो पहले कोचीज जो थ्योरम है वो देखें अपन लोग, देख लेते हैं क्या कहता है, सो दैट क्लियर हो जाए कि इसको करना कैसे है। और जिनको आता है सर उनको शाबाशी, जिनको नहीं आता सर लिख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और वहाँ नहीं सॉल्व हुआ तो भाई साहब फिर लफड़ा हो जाएगा। कोची सेकंड थ्योरम का ये क्वेश्चन था। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अपना लिमिट का तरीका होता है एक आपका इंटीग्रेशन से, बट उससे थोड़ा टफ जाएगा, अपन लोग साइड में लिख लेते हैं। ये कहता है कि इफ लिमिट f of n+1 by fn is equals to L where L is greater than 0, it means limit n tends to infinity fn का whole power 1/n will be L. This is Cauchy's second theorem on limit. Cauchy's second theorem on limits. तो इस क्वेश्चन को आप इनडिटरमिनेट फॉर्म का समझने की भूल मत कीजिएगा सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म का नहीं है ये क्वेश्चन, है आपका कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का। तो चलिए यहाँ पे अपन लोग लेंगे लेट एफ एन, अंदर वाले को एफ एन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 3n फैक्टोरियल, वेरी गुड, n फैक्टोरियल का क्यूब, लेट्स कंप्यूट f ऑफ n+1, इट विल बी 3 of n+1, वेरी गुड, फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा सर, n+1 का फैक्टोरियल का होल पावर 3। सो नाउ वी हैव टू कंप्यूट लिमिट f ऑफ, यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी है बाय डिफॉल्ट, आप समझते हैं, f ऑफ n+1 बाय fn, इसको हमें कंप्यूट करवाना है, सो कंप्यूट करवाते हैं। सो नाउ कंप्यूट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेरी गुड, f ऑफ n+1 बाय fn, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो f ऑफ n+1 ये चल रहा है जी अपना, ये है 3n+3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बोलें सर n+1 फैक्टोरियल का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय fn, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3n फैक्टोरियल, वेरी गुड। अब देखें सर इसको सेट करवा लेते हैं, जो जो कैंसिल होगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे अपन पाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n+3, 3n+2, 3n+1 फैक्टोरियल, नहीं एक और चलाएंगे ना, अभी 3n पे कटवाना है, तो 3n फैक्टोरियल, इसको कितना चलाएंगे, एक ही चलाएंगे, n+1 का क्यूब, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल का क्यूब, नीचे चल रहा है अपना 3n फैक्टोरियल। यही तो बात आप पाएंगे सर, कुछ कुछ कट जा रहा है यहाँ पे, तो जो जो कट जा रहा है उसको उड़ा देते हैं। 3n फैक्टोरियल गया आपका
हो एक ये लिखना तो मैं भूल ही गया सर। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ भाई साहब इसका जोड़ीदार कहाँ गया जो कटेगा, ये कट गया और तो कुछ नहीं कट रहा है। वेरी गुड। आप देखें सर यहाँ पर पॉलिनोमियल है तो ऊपर कितना डिग्री है, 3 है, नीचे भी डिग्री कितना है, 3 है। तो जब पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री सेम हो जाए तो लिमिट क्या आता है, हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है और n क्यूब का कोफिशिएंट देखें सर कितना आएगा, 27, और नीचे 1 आएगा ना, n क्यूब है तो मैं सीधा लिख देता हूं दिस लिमिट विल बी 27। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल का क्यूब होल पावर 1 बाय n विल बी 27। और आप चाहें तो साइड में इसका जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं कि कोची सेकंड थ्योरम क्या कहता है। ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो वो फिर आपका होगा। तो इसको एक बार आप देख लें। वेरी गुड। तो ये था अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज कंपलसरी। 5 पार्ट थे अपने पास, ABCDE, पांचों पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद ऐसी करता हूं इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अभी अपन लोग जो अपने चॉइसेस वाले क्वेश्चन थे दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनका सॉल्यूशन देखते हैं बारी बारी। चलिए तो अभी देखें सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का जो ए पार्ट है रीमन इंटीग्रल का है और आप देखेंगे तो ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। रीमन इंटीग्रल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिसको छोड़ने की भूल अपन लोग कर ही नहीं सकते। मान के चलिएगा रीमन से या तो क्वेश्चन आएगा या डेरिवेशन आपको मतलब बेसिकली थियरम देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपका जो एग्जाम है उसके अंदर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन को और उसके बाद अपन लोग इसकी कार्रवाई जो है वो करेंगे। सेकंड का ए पार्ट है। ये कहता है कि आपके पास जो fx है सर, fx है आपका x स्क्वायर और इंटरवल दे दिया है अपने को 0 से k। चलिए बहुत बढ़िया। और बोला गया है k कोई पॉजिटिव है और इसमें अपने को शो करवाना है कि f जो है वो अपना रीमन इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे। साथ ही साथ हमें यह भी शो करना है कि 0 से k अगर अपन लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं सो इट विल बी k क्यूब बाय 3। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो एक बार समझ लेते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन कर ही लेंगे उसमें ऐसा क्या है। तो आप ये देखिएगा सर, यहाँ पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसको शो करना है सबसे पहले तो रीमन इंटीग्रेबल है। सो अगर हमें शो करने का क्वेश्चन आता है कि जी आप शो करें रीमन इंटीग्रेबल है, तो आपको दिखाना रहेगा कि इसका लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल क्या आता है, सेम आता है। साथ ही साथ फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, लोअर रीमन अपर रीमन आपका सेम आना चाहिए और वही आपका इंटीग्रल का वैल्यू भी है। तो स्टार्ट करते हैं, डार्बॉग सम वाला फिलॉसफी इसके अंदर चलेगा। चलिए जी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग कि fx जो है वो अपना x स्क्वायर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू 0 से k। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि fx जो है वो आपका 0 से k स्क्वायर के बीच में ही लाई करने वाला है। सो fx इज बाउंडेड। पहली बात जो रीमन कहता है fx इज बाउंडेड, ऐसा तो मामला है ही ना। फंक्शन कैसा होना चाहिए अपना उस इंटरवल में, बाउंडेड होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखें हमें क्या करना है सर, इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कंसीडर अ पार्टीशन ऑन इंटरवल 0, k। तो लिखेंगे कंसीडर अ पार्टीशन, कंसीडर अ पार्टीशन, और पार्टीशन जो है उसको पी से अपन लोग लिखते हैं, ये आएगा 0। आपको पता होगा कैसे करते हैं, k बाय n, 2k बाय n, चलते चलते r माइनस 1k बाय n। वेरी गुड। देन बोले तो r k बाय n और फिर अपना कहाँ पहुंचेंगे, k। तो ये अपना पार्टीशन हो गया जी 0 से k पे। इसका अपन लोग rth सेगमेंट करेंगे, कंसीडर, कंसीडर rth सेगमेंट,
तो आप ये पाएंगे सर इसका जो आर एच सेगमेंट है वो क्या होता है, वो होता है आर माइनस वन के बाई एन से लेके आर के बाई एन। आप मेरे को बताएंगे सर इसका लेंथ क्या चल रहा है सेगमेंट का, डेल्टा आर जो है आप कहेंगे चल रहा है के बाई एन, ऐसा ही तो चल रहा है। गैप देख लें सर आप, के बाई एन का गैप हमने लिया हुआ है, तो इसका जो बोलेंगे लेंथ है बेसिकली सेगमेंट का वो के बाई एन है। सो अभी अपन लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग है जी, एक्स स्क्वायर पैराबोला है आपका और जीरो से के में इंक्रीजिंग ही है। सिंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये मतलब मैंने सिंबल बनाया बट आप इंक्रीजिंग ही लिखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0,k पे ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है, तो आर एच सेगमेंट में मेरे को सुप्रीमम कहाँ मिलेगा, इस वाले एंड पॉइंट पे क्योंकि इंक्रीजिंग है, और इन्फीमम कहाँ मिलेगा सर, इस वाले एंड पॉइंट पे क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो कैपिटल एम आर बेसिकली अपना सुप्रीमम किसमें, आर एच सेगमेंट में कहाँ मिलेगा अपने को, इस वाले एंड पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के स्क्वायर एन स्क्वायर। बाकी मैंने बताया ना बोर्ड पे मैं हो सकता है कुछ लाइन स्किप मार दूं लिखने वाली, बट आंसर की में वो लिखी हुई है, यहाँ अपन लोग समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमारा जो सुप्रीमम है वो ये होगा, और आर एच सेगमेंट में जो इन्फीमम है वो यहाँ मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वन स्क्वायर के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आप देखें जी यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं जो अपना अपर डार्बोक सम है, नाउ अपर डार्बोक सम क्या होता है सर, ये होता है आर वन से एन, बोलो भाई साहब सुप्रीमम मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर एच सेगमेंट, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा आर वन से लेके एन, सुप्रीमम क्या चल रहा है आप कहेंगे आर स्क्वायर के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एच सेगमेंट, इट इज नथिंग बट के बाई एन, इजंट इट। तो इसको अपन थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं, के क्यूब बाहर आ जाएगा, एन क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर वन से एन आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा भैया, ये बनेगा अपना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अपना जो अपर डार्बोक सम है ये हो जाएगा के क्यूब बाय एन क्यूब, ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाय 6। चलिए ठीक है, इसको अभी डब्बे में डाल लेते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करवाते हैं अपना लोअर डार्बोक सम। सो लोअर डार्बोक सम ऑन पार्टीशन पी, ये हो जाएगा आर वन से एन मिनिमा मतलब इन्फीमम इनटू में लेंथ ऑफ दैट आर एच सेगमेंट। तो ये हो गया आर वन से एन, आप देखें सर आपका इन्फीमम कितना है, आर माइनस वन का होल स्क्वायर के स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये चल रहा है अपना के बाई एन। बढ़िया जी, यहाँ देख लेते हैं तो अपना जो लोअर डार्बोक सम है क्या कह रही हो जी, कितना आ जाएगा, के क्यूब बाई एन क्यूब समीशन आर वन से एन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे सर सेम वही बात है कि आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, r माइनस वन है ना, आप देखें यहाँ पुट करेंगे तो n माइनस वन तक ही जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है क्या चिपका देंगे, बोलो भैया जी n माइनस वन। एक बार फिर समझना इस चीज को, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप देखें n को पुट करते जाएं सर, कहां तक पहुंचेंगे आप पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, आप पहुंच जाएंगे भाई साहब अपना कहां तक भाई साहब, n माइनस वन तक। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, ऐसा बनेगा ना, n माइनस वन का करवाना है यहाँ पर। तो n का जो है वो ये है, और n माइनस वन का अपन लोग क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां क्या चिपकाएंगे भैया, आप कहेंगे जी n माइनस वन। चलिए तो ये हो जाएगा अपने पास n माइनस वन, और n प्लस वन हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 2n माइनस वन बाय 6, ये आ गया लोअर डार्बोक सम। अब हम ऐसा जानते हैं कि हमारा जो लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल है वो क्या होता है, तो लिखेंगे लोअर रीमन इंटीग्रल 0 से k, अपना जो ये था एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी नथिंग, लोअर में क्या लेंगे आप लोग, सुप्रीमम लेंगे सर किसका, लोअर डार्बोक सम का। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर आपका जो ये P है
मतलब इसको अपन लोग ना P1 नाम दे देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, या केवल P भी दोगे तब भी काम चल जाएगा। हम ये जानते हैं कि जो पार्टीशन है ये कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ पार्टीशंस, और क्योंकि अभी इंटरवल गिवन है 0 से K, ऐसा अपन जानते हैं कि इस 0 से K में बहुत सारे पार्टीशंस अपने पास रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस पे हमने लोअर डार्बॉग सम कैलकुलेट किया होगा, और उसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या बनेगा अपना लोअर रीमन इंटीग्रल। हालांकि जब लिखेंगे तो आप आंसर की देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ लेट्स कंप्यूट लोअर रीमन इंटीग्रल, एंड वी नो दैट लोअर रीमन इंटीग्रल इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बॉग सम कैलकुलेटेड ओवर ऑल द पार्टीशन, जो भी अपन लोग 0, K पे बना सकते हैं। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा अपना लोअर रीमन इंटीग्रल x स्क्वायर dx, इट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सर आप देखें लोअर डार्बॉग सम क्या चल रहा है, लोअर डार्बॉग सम चल रहा है भाई साहब ये, चलिए जी इस पे चिपकाएं लिमिट, सो दिस विल बी k क्यूब बाई n क्यूब n माइनस 1 n और 2n-1, वेरी गुड, बाय 6। आप पाएंगे सर ये जो केस है ये केस है अपने पॉलिनोमियल का। आप देखें सर ऊपर डिग्री कितना बनेगा, आप कहेंगे जी ऊपर डिग्री बनेगा 3, और नीचे भाई साहब नीचे क्या डिग्री चल रहा है, नीचे भी डिग्री चल रहा है 3। सो डिग्री अपना ऊपर नीचे का सेम है, तो इसका लिमिट क्या बनेगा, जो हाईएस्ट डिग्री है उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो। वेरी गुड। सो इट विल बी k क्यूब बाय, यहाँ देखें सर कितना आएगा, n क्यूब का कोफिशिएंट आप कहेंगे 2, और नीचे क्या चल रहा है 6, तो दिस विल बी k क्यूब बाय 3, इजंट इट, ऐसा आ जाएगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जैसे लोअर रीमन इंटीग्रल अपन लोगों ने कंप्यूट किया उसी तरीके से क्या करेंगे भैया, अपना अपर रीमन इंटीग्रल कंप्यूट। एंड अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, ऐसा लिख लेंगे x स्क्वायर dx, दिस विल बी इन्फिमम, इन्फिमम किसका लेना है अपन लोगों ने, अपर डार्बॉग सम का, विच इज कैलकुलेटेड ओवर ऑल द पार्टीशंस दैट एग्जिस्टेड फॉर द इंटरवल 0, K। जितने भी पार्टीशन आपके एग्जिस्ट करते हैं 0, K पे, आपने हर एक पे अपर डार्बॉग सम निकाला, उन अपर डार्बॉग सम में जो सुप्रीमम ना इन्फिमम, वो क्या बनेगा आपका अपर रीमन इंटीग्रल। वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अपन लोग इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन सर बहुत बढ़िया है, और ये इस साल का आया हुआ है, 2022 का ही है, आप देखेंगे तो 15 नंबर में है। तो रीमन इंटीग्रल मैं तो कह रहा हूँ घोट के पी लेना है, बिकॉज रीमन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रियल एनालिसिस का। चलिए तो अभी अपना जो अपर रीमन इंटीग्रल है वो हो जाएगा x स्क्वायर dx, यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अपर डार्बॉग सम क्या है सर, अपर डार्बॉग सम तो उड़ा दिया अपन लोग, कोई बात नहीं, ये था k क्यूब बाई n क्यूब, और यहाँ था n प्लस 1 2n+1 बाय 6। यहाँ भी आप देखेंगे सर ये केस है पॉलिनोमियल का, ऊपर कितना डिग्री चल रहा है, आप कहेंगे ऊपर डिग्री 3, नीचे भी डिग्री 3, सो लिमिट क्या आएगा, लिमिट आएगा हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये आ गया k क्यूब बाय 3। अब आप देखिए क्योंकि आपका लोअर रीमन इंटीग्रल और भैया अपर रीमन इंटीग्रल क्या आया है बोलें तो सेम आया है, क्योंकि दोनों इंटीग्रल सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, रीमन इंटीग्रेबल, सिंस अपर रीमन इंटीग्रल 0 से k में इज इक्वल्स टू लोअर रीमन इंटीग्रल 0 से k में, सो ये आपका 0 से k में यही इंटीग्रल भी होता है विच इज k क्यूब बाय 3, हेंस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल 0, K। समझ में आया सर बात। रीमन इंटीग्रेबल होने के लिए दो चीजें, फर्स्ट कंडीशन बोलो क्या था, दैट आवर फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल शुड बी बाउंडेड, बाउंडेड होना ही चाहिए भैया जो भी इंटरवल गिवन है। सेकंड कंडीशन इज कि फंक्शन का गिवन इंटरवल पे लोअर रीमन इंटीग्रल एंड अपर रीमन इंटीग्रल शुड बी सेम, दोनों रीमन इंटीग्रल सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, दैट फंक्शन इज बाउंडेड एंड लोअर रीमन इंटीग्रल is equals to upper Riemann integral, in that scenario we can say that our function is Riemann integrable on that given interval. And what is the value of integral? जो आपका लोअर इंटीग्रल आया, जो आपका अपर इंटीग्रल आया, वही वैल्यू होगा आपके इंटीग्रल का भी। हुआ सर कुछ हजम? चलिए बहुत बढ़िया, इसको लिख लें
और मतलब नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देन अपन चलते हैं सेकंड के बी पार्ट पे। सेकंड का बी पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल। तो देखते हैं, ये डबल इंटीग्रल भी आप देखेंगे सर 2022 में पूछा गया है चॉइस वाले क्वेश्चन में। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है सेकंड का बी पार्ट और समझेंगे भाई साहब कि क्या कहना चाह रहा है। नहीं, बड़ा मामला, मतलब रियल में रीमन मत छोड़ना, और अगर अभी तक आपने रीमन नहीं किया है तसल्ली से तो उसको कर लो, मैं तो यही कहूँगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आप रीमन के साथ जो है रिस्क नहीं ले सकते। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी बात नहीं है। सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। सेकंड का बी पार्ट इज़ रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल, जो कहता है कि डबल इंटीग्रेशन का आप यूज़ करके ये एरिया बताएं। ये सर्कल है और ये पैराबोला है, तो जो सर्कल और जो पैराबोला है इनके बीच में जो एरिया है वो हमें बताना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। सो सर्कल अपना सिंपल है, आप समझ रहे हैं, रेडियस 2 है, ओरिजिन 0 0 है, तो ओरिजिन आपका 0,0 है, ये पॉइंट आपका 2,0 है और ये 0,2 है, और पैराबोला आपका एक्स एक्सिस पे है। सो समथिंग लाइक दिस है ना, एकदम चोंचदार पैराबोला बना है, नोकीला पैराबोला, ये पैराबोला है। इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है वो हमें फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल। सो इनके बीच का एरिया ये हो गया, लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सो वी हैव टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप OABCO। जो आपका ये वाला एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है, बट बाय द मीन्स ऑफ डबल इंटीग्रल। तो आप देखें, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो कैलकुलेट POI। एग्जाम में POI नहीं लिखना है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है। पुट y² इज इक्वल्स टू 3x, सो इट विल बी 3x माइनस 4 0। सर इसके फैक्टराइज मतलब फैक्टर करते हैं, सो इट विल बी 4x माइनस x माइनस 4 इज 0। x कॉमन ले लें सर, यहाँ से बच गया x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लें, ये बच गया x प्लस 4। ये आ गया आपका x माइनस 1, x प्लस 4 इज 0, तो x आ गया 1, x आ गया माइनस 4। सर आप मुझे बताएं डायग्राम देख के, क्या x माइनस 4 जो है इनका POI हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पैराबोला वाला मामला गड़बड़ है ना, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। आप पुट करेंगे -12 आएगा, सो डज नॉट लाई ऑन पैराबोला। ये पॉइंट भाई साहब गड़बड़ है ऑन पैराबोला। तो क्योंकि ये भाई साहब पैराबोला पे लाई नहीं करते तो ये नहीं लेंगे, तो x आ गया अपना 1। x जैसे ही 1 आएगा सर इसके अंदर पुट करिएगा, सो y² विल बी 3 और y विल बी अंडर रूट प्लस माइनस 3। सो जो आपके POI है इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? a का कोऑर्डिनेट आ गया 1,√3 और c का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1, माइनस ऑफ √3। डायग्राम से हम लोग समझ पा रहे हैं मामला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मामला सेट है जी बिल्कुल। सो चलिए आप देखें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया OABCO, जो ये लूप इनक्लोज कर रहा है वो दोगुना है किस एरिया के? OABO। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? बाय सिमेट्री। भाई हमारा दिमाग थोड़ी चल रहा है, सिमेट्री से कह रहे हैं अपन लोग ऐसा। सो अपन लोग अभी कैलकुलेट करते हैं एरिया OABO, ठीक है जी। डबल इंटीग्रेशन लगाना है सर, आपने स्ट्रिप कंसीडर करनी है। आप देखें सर, आपको स्ट्रिप तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ये इच्छा आपकी है कि आप स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल करते हैं। सो लेट्स से y एक्सिस के पैरेलल कर लेते हैं, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्ट्रिप ये बनेगा, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो अपना इसका एंड पॉइंट है स्ट्रिप का, इस पॉइंट के बाद से बदल जा रहा है। देखो इस पॉइंट से पहले पहले एंड पॉइंट ये आपका पैराबोला है, लेकिन ए के बाद आप पाएंगे, ए के बाद सर इस स्ट्रिप का एंड पॉइंट क्या है? सर्कल है। ये चीज क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? इस ए पॉइंट से पहले पहले इस स्ट्रिप का एंड पॉइंट पैराबोला पे है,
बट इस पॉइंट के बाद में आपका जो ये स्ट्रिप है इसका एंड पॉइंट देखोगे तो सर्कल पे है। तो बेसिकली यहाँ पे दो डबल इंटीग्रल आएगा, बट इतना टफ नहीं है उसको सॉल्व करना, एकदम पीस ऑफ केक जिसे बोलते हैं ना। चलिए पहला डबल इंटीग्रल लिखेंगे सर, क्योंकि हम लोग स्ट्रिप कंसीडर किए हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ एक्स। फॉर फर्स्ट डबल इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ एक्स विल बी फ्रॉम 0 to 1, ऐसा ही है सर, 0 से 1, ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 1 है। सो एक्स का लिमिट आ गया 0 से 1, एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ वाई। आप कहेंगे सर y शुरू होता है 0 से और y खत्म होता है पैराबोला पे, यहां से y निकाल लेना, कितना आएगा √3x, और क्योंकि एरिया है तो dx dy प्लस सेकेंड इंटीग्रल में व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x। x देखें शुरू होता है 1 से और खत्म होता है सर कहाँ पे 2 पे, तो x का लिमिट आप देखेंगे चला जाएगा 1 से 2, और आप मुझे बताएं y का लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा सर, 0 से जाएगा सर्कल, तो कितना आएगा बोलो भैया, ये आ जाएगा 4 - x² एंड dx dy। ऐसा ही मामला है जी, एक बार फिर समझना आप। यहाँ पे देखें, हम देखते हैं ए से पहले सर इसका एंड पॉइंट जो आपका स्ट्रिप है ना, इसका एंड पॉइंट पैराबोला है, बट ए के बाद में आप देखेंगे इसका एंड पॉइंट पैराबोला नहीं भाई साहब, सर्कल है। तो दो डबल इंटीग्रल टूटेगा। पहले रीजन के लिए अपन लोग x का लिमिट क्या लिखेंगे 0 से 1, क्योंकि a पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट 1 है। एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ y। y आपका स्ट्रिप देखें सर कहां से जा रहा है, 0 से पैराबोला, तो अपन ने लगा दिया 0 से पैराबोला। सेकेंड रीजन को देखेंगे, आप देखें x कहां से कहां जा रहा है, आप कहेंगे x जा रहा है 1 से 2, तो x लगाया 1 से 2, बट आप y देखें सर कहां से कहां जा रहा है, आप कहेंगे 0 से सर्कल, तो y निकाल लिए यहां से 0 से सर्कल। वेरी गुड। सो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y और x। y ऐसा क्यों, क्योंकि वेरिएबल लिमिट्स किसका है भैया बोलो तो y का है। वेरी गुड। सो इट विल बी 0 से 1, y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे आएगा y, लिमिट पुट करेंगे सर ये आ जाएगा √3x dx। सेम यहाँ पे पहले अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, बोलो भैया जल्दी बोलो ना यार, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट्स वेरिएबल हैं y की, तो पहले उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो आपका इंटीग्रल आ जाएगा 4 - x² dx, ऐसा आ जाएगा। चलिए ज़्यादा कुछ जल्दी हो गया ना मामला, साइड में कर लेते हैं अब इसको। यहाँ से √3 आप कॉमन ले लेंगे सर, x का पावर 1/2 है, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 और लिमिट 0 से 1। यहाँ देखें सर लगेगा आपका लंबे वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स का जो चलता है, तो ये आ जाएगा 1 से 2 x/2 अंडर द रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। भाई साहब यहाँ a कितना चल रहा है, 2 चल रहा है ना, इसको कैसे लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना अपन लोग। तो यहाँ पर a² - x² वाला फॉर्मूला चिपकाएंगे, और चिपकाएंगे तो आप समझेंगे कि भाई साहब मामला जो है वो इस तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए जी बढ़िया। अब बस ज़्यादा कुछ है ना इसमें, अपन लोग क्या करेंगे, लिमिट चिपकाते हैं अपना, और लिमिट चिपकाएंगे तो आप पाएंगे कि आंसर सीधा सीधा मिल ही जाएगा। तो लिमिट चिपकाते हैं, ये हो जाएगा 1, तो इट विल बी 2/√3 है ना, एक सेट हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सर ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और वहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 1 विच इज़ π/2। फिर देखें आप 1 रखेंगे तो सर यहाँ बचेगा इस बार ये 1/2 और ये बच जाएगा √3, सो इट विल बी √3/2। यहाँ 1 रखेंगे तो ये बच जाएगा प्लस में 2 और साइन इनवर्स 1/2 विच इज़ नथिंग बट π/6। चलिए जी बहुत बढ़िया। सो ये आ गया 2/√3 प्लस में पाई माइनस √3/2 माइनस π/3। सर इन दोनों का एलसीएम लो ना ज़रा, तो ये आ जाएगा 2√3 एंड इट विल बी 4 एंड इट विल बी 3। इनका एलसीएम लेके सेट करो, पाई माइनस π/3 विल बी 2π/3। सो ये आ गया अपने पास 1/2√3, वेरी गुड, और ये आ गया 2π/3। ये एरिया आ गया सर आधे का, एरिया क्या है इसका डबल। सो डिज़ायर्ड एरिया या फिर जो आपने नाम दिया हुआ है वो नाम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × 1/2√3 प्लस 2π/3 विच इज़ 1/√3
प्लस 4π/3, और क्योंकि एरिया है तो साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, है ना। समझ गए सर बात को, आसान ही था। देखें तो ये इसको एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो आप देखें जी, आपका ये जो था सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट था रिलेटेड टू रीमन इंटीग्रल एंड सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, कोई डाउट रहता है पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें सर, आपका एक इनइक्वालिटी को लेकर है और आपके मन में सवाल है कि ये है किसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपना बेसिकली टेलर्स थ्योरम का। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, और उसके साथ में अपने पास एक थ्योरम है अगेन रीमन इंटीग्रल की, तो उसे भी देखेंगे क्या थ्योरम का कहना है, उसका कैसे क्या प्रूफ है और प्रूफ को हम लोग कैसे अंजाम देंगे। ये भी सर आज का बड़ा सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड का ए पार्ट देखेंगे आप। थर्ड का ए पार्ट इज रिलेटेड टू सम इनइक्वालिटी विच इज मोर और लेस टेलर्स थ्योरम क्वेश्चन। थर्ड का ए, वी हैव टू प्रूफ दैट v माइनस यू बाय 1/v स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u और v माइनस u 1 प्लस u स्क्वायर, और साथ ही साथ ये कंडीशन गिवन है कि u 0 से बड़ा है और v u से बड़ा है, और फिर कुछ डिड्यूस करना है कि π/4 प्लस 3/25 tan इनवर्स 4/3, कुछ ऐसा करके पहले ये करते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे डिड्यूस करवाने वाले पे। तो आप देखेंगे जिन्होंने लाइव अटेंड किया हुआ है वो समझ पा रहे होंगे कि ये टेलर्स थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट f(x) tan इनवर्स x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू u से लेकर v, है ना, क्योंकि अपने को खेल कहाँ खेलना है सर, u से v में खेल खेलना है। दो लाइनें यहाँ पे चिपकाएंगे पहले सिंपली कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, टेलर्स थ्योरम का जो वर्डिंग है, is continuous on closed interval u comma v and derivable on open interval u comma v. Hence by Taylor's theorem there exists C that belongs to open interval u comma v such that f of v minus f of u divided by v minus u is nothing but f dash c। सर टेलर्स थ्योरम का यही कहना है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल पर, तो आपको c एक ऐसा जरूर मिलेगा इन दोनों के बीच में जहां पर ये कंडीशन होल्ड होगा। चलिए जी, तो आप देखते हैं ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u, v माइनस u इज 1, ऐसा हो जाएगा। लेट से दिस इज इक्वेशन 1। सो चलिए वी नो दैट, अब देखें सर यहाँ से खेला खेलना शुरू करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो c भाई साहब हैं वो u से क्या होंगे, बड़े होंगे, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आप समझ सकते हैं u स्क्वायर विल बी लेस देन c स्क्वायर, और आई कैन से 1 प्लस यू स्क्वायर विल बी लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर। इनका रेसिप्रोकल कर दो ना तो स्वाद आएगा। देखो तो यहां से अपन बोल सकता है 1/1 प्लस यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/1 प्लस सी स्क्वायर, लेट्स से इक्वेशन 2। चलिए हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, है ना, हम भाई साहब ब्रह्म ज्ञानी हैं, वी नो दैट सी इज लेस देन v, v जो है वो बड़ा होगा c से क्योंकि c तो ओपन इंटरवल में है। चलिए जी, दोनों पॉजिटिव हैं तो c स्क्वायर विल बी लेस देन v स्क्वायर एंड 1 प्लस c स्क्वायर विल बी लेस देन 1 प्लस v स्क्वायर। उठा के इनका भी रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ से क्या मामला बनेगा, यहाँ से बनेगा 1 प्लस 1/c स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1/1 प्लस v स्क्वायर, लेट्स से इक्वेशन 3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बस इसका आंसर आ गया है। आप देखेंगे सर ये पूरी रामायण थी किसके इक्वल, ये पूरी रामायण थी इसके इक्वल, इसी के इक्वल थी। सर ये चीज छोटी है इससे और यही चीज बड़ी है इससे,
तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से कि आपका जो ये रामायण है ये बड़ा होगा सर किससे? आप देखें 1/1+c² सर किससे बड़ा है? आप कहेंगे ये बड़ा है 1 हाँ इससे तो छोटा है, ये बड़ा है सर इससे। चीटिंग नहीं करनी। देखो तो ये हो जाएगा 1 और बीच में महाराज आ जाएंगे tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स u v माइनस u, और ये महाराज छोटे किससे हैं? ये छोटे हैं इससे 1/1+u²। सो ये आ जाएगा 1/1+u²। v माइनस u आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। पॉजिटिव क्यों है? क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि v महाराज u से बड़े हैं, तो अब ये तो कट जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये तो वो है इनइक्वालिटी जो हमें प्रूफ करवानी थी। फिर कुछ tan इनवर्स 4/3 करके डिड्यूस करवाना है, और उसमें कुछ देखेंगे आप π/4 का एलिमेंट दोनों साइड ऐड हो रहा है। तो π/4 कब हो सकता है? जब u 1 हो जाए। tan इनवर्स 1 देखें सर कितना होता है? π/4, और v कितना हो जाए? 4/3। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, बेसिकली फॉर दैट वी हैव टू टेक u इज इक्वल्स टू 1 एंड v इज इक्वल्स टू 4/3, ये लेते हैं और इसमें अपन लोग चिपकाएंगे। आप देख लें सर कंडीशन होल्ड है, u छोटा है अभी भी, v बड़ा है, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 प्लस v का स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी 16/9। ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 प्लस 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको सेट कर लें, इट विल बी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/25, वेरी गुड। सो tan इनवर्स 4/3 ये हो जाएगा माइनस में π/4, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका 1/6, कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना, 3 और 2, हाँ 1/6 ऐसा ही कुछ हो जाएगा। और प्रूफ में जो करवाना है इनइक्वालिटी, हाँ 1/6 है वहाँ भी, ऑल ओके। दोनों साइड ये देखें सर ये कट गया 3 से, π/4 ऐड कर देते हैं, सो 3/25 प्लस π/4, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 1/6 प्लस π/4। तो ये इसका सेकंड पार्ट है जो हमें डिड्यूस करवाना था। इसको एक बारी देख लें तसल्ली से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रा क्या आपको ये समझ आ गया। समझ आ गया तो सर बहुत बढ़िया है, कोई डाउट रहता है तो फिर दरबार खुले हुए हैं आप लोगों के लिए। इसी का आप देखेंगे सर थर्ड का सेकंड पार्ट, मतलब बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट इज बेसिकली थियरम रिलेटेड टू रीमन इंटीग्रल। सो नाउ चलो देखते हैं क्या कहता है थियरम और उसके बाद कार्रवाई बैठाएंगे। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, बढ़िया। थर्ड का जो बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट जो है, देखें जी क्या आता है कि हमें जो है ना वो क्या करना है सर, प्रूफ करना है। थ्योरम है बेसिकली रीमन इंटीग्रल का। तो क्वेश्चन पेपर ये इस तरीके से डिजाइंड है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें आपको एक थ्योरम तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, एंड थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रियल एनालिसिस। रीमन इंटीग्रल का थ्योरम तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लिखता हूं सर, फिर इसको अपन लोग समझेंगे। कहता है प्रूफ दैट लोअर रीमन इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमन इंटीग्रल। मतलब ए से बी पे कोई लोअर रीमन इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल को एक्सीड नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये वाला इनइक्वालिटी आपका होल्ड होना चाहिए, दैट लोअर रीमन इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर रीमन इंटीग्रल। तो इसका थोड़ा सा थियोरिटिकल है, मैं लिखता भी रहता हूँ और आपको फिर मैं समझाऊंगा जहाँ जहाँ मेरे को समझाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आंसर देखें जी, लिखेंगे लेट P ऑफ A, B, हम जानते हैं ये क्या डिनोट करवाता है, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द पार्टीशंस ऑन A, B, ऐसा ही है, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस
पार्टीशंस ऑफ ए कॉमा बी। चलिए जी, तो दो पार्टीशन उठाए यहां से, लेट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू P ऑफ ए बी। आपने देखो सर क्या किया होगा, बहुत सारे पार्टीशन बनाए होंगे ए कॉमा बी पे, और उन्हीं में से कोई दो पार्टीशन आपने ले लिए P1 और P2। चलिए यहाँ पे मुझे बताना क्या ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फिर सर दिक्कत होगा ना इसके अंदर। ये प्रॉपर्टी अपने को मालूम ही होना चाहिए कि किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम किसी भी पार्टीशन के अपर डार्बोक सम को एक्सीड नहीं कर सकता है। सर ये थ्योरम है अगेन अपने पास, हम ये जानते हैं कि किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम किसी भी पार्टीशन के अपर डार्बोक सम को एक्सीड नहीं कर सकता है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल P1 that belongs to set of partition keeping P2 fixed। कहता है ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगी, आप कोई भी P1 ले लें, और बात सही भी है, अभी बताया ना मैंने थ्योरम अपने पास क्या कहता है थ्योरम, कि किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम किसी भी पार्टीशन के अपर डार्बोक सम को एक्सीड नहीं कर सकता है। सर एक्सीड करवा दिए तो पाप लगेगा, बता रहा हूं, रीमन उठा उठा के पटकेगा आपको सपने में, तो एक्सीड नहीं करवाएगा। चलिए जी आगे देखते हैं, चलिए जी देखते हैं आगे। तो कहता है यहां पर, चलिए हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं क्या, मुझे बताना, मैं 2-4 लाइनें लिखता हूं। we can also say that अब ये चीज मुझे बताना आप कितना हजम होता है। ये अपन ने सेट बनाया, ठीक है, लोअर डार्बोक सम का, जहां पर P1 बिलोंग करता था अपने इस पे, हैज एन अपर बाउंड। अब सर ये थोड़ा सा जो है ना कई लोगों को तकलीफ देगा स्टेप, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अपन लोग कैसे गेम खेल रहे हैं। चलिए आप ना मेरे को एक बात बताना सर, मैंने बताया अभी आपको कि हमारे पास थ्योरम है दैट लोअर डार्बोक सम ऑफ एनी पार्टीशन कैन नॉट एक्सीड द अपर डार्बोक सम ऑफ एनी पार्टीशन। दैट्स गुड। मुझे बता दो सर जितने भी पार्टीशन हैं उन पे जब मैं लोअर डार्बोक सम कंप्यूट करूंगा, बेसिकली दिस सेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ लोअर डार्बोक सम विच आर कैलकुलेटेड ओवर द पार्टीशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। a, b पे जितने भी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, हर पार्टीशन का आप लोअर डार्बोक सम निकालें। आप देखें सर लोअर डार्बोक सम हमेशा अपर डार्बोक सम से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। तो मुझे बताना भैया, आप बुद्धिजीवी तो हो ही, क्या अपर डार्बोक सम इस सेट के लिए एक अपर बाउंड का काम नहीं करेगा? हाँ बोलो तो, करेगा ना? क्या आपका अपर डार्बोक सम इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम नहीं करेगा क्या भैया? करेगा ना। क्यों? किसी भी पार्टीशन का लोअर डार्बोक सम अपर डार्बोक सम को एक्सीड नहीं कर सकता। लोअर डार्बोक सम ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है अपर डार्बोक सम के, या छोटा ही रहेगा। तो मतलब अपर डार्बोक सम किसका काम करेगा? एक अपर बाउंड का काम करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपके लोअर डार्बोक सम चल रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे, लेट्स से अपर डार्बोक सम लेट्स से दिस इज 6, तो आप कहेंगे कि अपर डार्बोक सम जो है वो इन सब के लिए, मतलब इस सेट के लिए एक अपर बाउंड का तो काम कर ही रहा है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, सो लोअर रीमन इंटीग्रल, देखें थ्योरम में क्या है, आपको स्टेप थोड़े याद ही रखने पड़ेंगे सर, अब ये सभी के साथ ऐसा है, उसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। लोअर रीमन इंटीग्रेबल क्या होता है? आपके लोअर डार्बोक सम का सुप्रीमम। बस ये रीमन इंटीग्रल की ही आपके जो है वो थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल के अंदर, तो 5-6 बार प्रैक्टिस मारेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए जी ये है। अब आप मुझे बता दें सर यहाँ पर ये चीज़ ऐसा बोलना सही होगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, देखो we know that, आप कहेंगे बात तो सही है ये भी,
सुप्रीमम जो है किसी भी सेट का वो या तो अपर बाउंड से छोटा होता है या अपर बाउंड के इक्वल होता है। बताओ तो मेरे को सुप्रीमम जो है, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि सुप्रीमम, किसी भी सेट का सुप्रीमम ले लो तो आपका जो सुप्रीमम है वो या तो क्या होता है, लोअर डार्बॉक्स मतलब अपर बाउंड से जो है वो छोटा होता है या अपर बाउंड के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है। आप देखें क्योंकि आपका लोअर रीमन इंटीग्रल इसका सुप्रीमम है एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट will be less than or equals to its upper bound. And what is the upper bound of this set? Upper bound of this set is nothing but the upper Darboux sum. समझ में आया क्या बोला मैंने? हम ये जानते हैं कि सुप्रीमम किसी भी सेट का अपर बाउंड से छोटा या इक्वल होता है। एंड आप देखें लोअर रीमन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट विल ऑल्सो भी लेस देन और इक्वल्स टू अपर Darboux sum। अपर डार्बॉक्स सम कह रहा हूं सर, अपर बाउंड, तो इसका अपर बाउंड कौन था? यू नहीं था क्या? सुप्रीमम भाई साहब हिंदी में समझ लेते हैं, अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा हो गई। सुप्रीमम अपर बाउंड से छोटा या इक्वल होता है। ये लोअर रीमन इंटीग्रल आपका इक्वल है इस सेट के सुप्रीमम के, तो इस सेट का भी सुप्रीमम इस सेट के अपर बाउंड से छोटा या इक्वल होगा। और इस सेट का अपर बाउंड कौन है? इस सेट का अपर बाउंड है अपर Darboux sum। अभी सर बात हजम हुई? हो गई ना हजम? चलिए, नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो वी हैव लोअर रीमन इंटीग्रल will be less than or equals to upper Darboux sum. Let's say this is equation 2। इक्वेशन 1 के बिहाफ पर तो ये बात साबित होती है। इक्वेशन 2 के बिहाफ पे देखें, अब हम बात करेंगे। तो इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर ऑल P2 दैट बिलोंग्स टू, सर सबके लिए ही होल्ड होगा, कोई भी पार्टीशन ले लो, क्योंकि किसी भी पार्टीशन का अपर Darboux sum लोअर Darboux sum किसी भी पार्टीशन का हो उससे ज्यादा ही होता है या इक्वल होता है, हम समझते हैं। अब मुझे बताना, मैं लाइन लिखता हूं, ये समझ आती है क्या? वी कैन ऑल्सो से दैट ये वाला जो सेट है इसका एक लोअर बाउंड है। अभी मैं समझाता हूं, थोड़ा सा यहां पर तिगड़मबाजी है। आप देखें सर, ये जो सेट है इसका लोअर बाउंड ये बनेगा क्या? क्योंकि इस सेट की जितनी भी एंटिटीज हैं वो या तो इस इंटीग्रल से बड़ी होंगी या इस इंटीग्रल के इक्वल होंगी। तो इस सेट का लोअर बाउंड कौन बनेगा? बनेगा आपका लोअर रीमन इंटीग्रल। बात समझ आई? इस सेट की जितनी भी एंटिटीज हैं या तो इससे बड़ी होंगी या इसके इक्वल होंगी। सो आप देखें इस सेट का लोअर बाउंड कौन बनेगा? लोअर रीमन इंटीग्रल। वेरी गुड। सो हम लिखेंगे has a lower bound और इसका लोअर बाउंड कौन बनेगा? लोअर रीमन इंटीग्रल। वेरी गुड। थ्योरम जो है थोड़ा सा बोलो तो जूस निकाल लेती हैं आदमी का। चलिए, थोड़ा इनको विजुअलाइज करना पड़ता है जब जाके समझ आती है बात। वी नो दैट, आप मुझे बताइएगा, जो आपका अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? बस प्रूफ हो गया। अब तो ये होता है इन्फीमम किसका? अपर Darboux sum ओवर ऑल द पार्टीशंस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। ऐसा ही है। और मुझे ना आप एक बात बता दो सर, आप ईमानदारी से, किसी भी सेट का जो वो होता है, क्या होता है? इन्फीमम। किसी भी सेट का जो इन्फीमम है, वी हैव, किसी भी सेट का जो इन्फीमम है वो बड़ा या इक्वल होता है उसके लोअर बाउंड से। सर आप ये देखें ना, अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल है इसके इन्फीमम के, ठीक है ना? इसका इन्फीमम या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? इसके लोअर बाउंड के। सर इसका लोअर बाउंड कौन है? इसका लोअर बाउंड है लोअर रीमन इंटीग्रल। सो वी हैव या सो वी कैन से, अभी समझ गए ना क्या रामायण में बोलना चाह रहा हूं? देखो फिर से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला।
इन्फीमम बड़ा होता है या इक्वल होता है लोअर बाउंड से, ये इंटीग्रल इसके इन्फीमम के इक्वल है, इसका भी इन्फीमम, इस सेट का इन्फीमम बड़ा या इक्वल होगा इसके लोअर बाउंड से। इसका लोअर बाउंड कौन था, ये, समझ रहे हो बात को? तो यानी ये बड़ा या इक्वल होगा किससे, लोअर रीमन इंटीग्रल। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि आपका अपर जो रीमन इंटीग्रल है वो हमेशा बड़ा या इक्वल रहेगा लोअर रीमन इंटीग्रल से। बात समझ आई? ये था आपका थर्ड का बी पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ थ्योरम समझ आई होगी। हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है अपना फोर्थ में पहला पार्ट है अपना लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का, एंड सेकंड इज अगेन थ्योरम रिलेटेड टू रीमन इंटीग्रल। तो देखते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, दो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो है इम्पॉर्टेंट। मतलब आप समझ सकते हैं दो वेरिएबल से आपको लिमिट्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वांटिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने पे आ सकता है, आपको यूलर थ्योरम पे आ सकता है, और साथ ही साथ आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैक्सिमा मिनिमा भी आ सकता है, और उसी के साथ आपका ये लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड है जो कि अपन लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन देखेंगे, ये 2021 का क्वेश्चन है बेसिकली, आपका जो आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है कि आपने स्टेशनरी वैल्यूज बतानी है इसकी, फोर्थ का ए पार्ट है ये। आप जिसकी स्टेशनरी वैल्यूज बतानी है उसको आप यू अज्यूम कर लेते हैं मेथड के अकॉर्डिंग, और यहां पर आप समझ सकते हैं सर तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो तीन वेरिएबल में लैग्रेंजेस ही लगता है, उसके अलावा कोई मेथड है नहीं अपने पास। आपको दो कंडीशन गिवन है। पहला कंडीशन लेट से F1, ये गिवन है दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 1 इज 0, एंड सेकेंड कंडीशन इज लेट से F2, दिस इज lx प्लस my प्लस nz इज 0। तो कहता है जी आप इसकी स्टेशनरी वैल्यू बताएं, और साथ ही साथ आपकी जो ये कंडीशंस हैं इनका भी ध्यान रखना है भैया, ये भी होल्ड होनी चाहिए। तो लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड कहता है कि सबसे पहले आप निकालें du कंप्यूट होगा del u बाय del x इंटू डी एक्स प्लस del u बाय del y इंटू डी वाई प्लस में del u बाय del z इंटू में dz। सो du जो है आपका आ जाएगा 2x dx, वेरी गुड, 2y dy। बड़ा ही मतलब आप समझ सकते हैं सर ये सेट पैटर्न पे चलता है लैग्रेंजेस का जो मेथड है, कोई इसमें 3-5 नहीं है, सेट पैटर्न है, फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। अभी ये आ गया है, इसको करेंगे पुट du इज इक्वल्स टू 0 फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। सो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz विल बी 0, और वी कैन से x dx प्लस y dy z dz is 0. Let's say this is equation 1. Similarly, we have to compute df1 and df2 also. So df1 will be, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, सेम यही फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका 2ax dx प्लस 2by dy प्लस में 2cz dz, है ना, सेम यही फॉर्मूला आपका चलेगा। चलिए जी इसको भी 0 करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2ax dx प्लस 2by dy प्लस 2cz dz, और वी कैन से ax dx प्लस by dy cz dz. Let's say this is equation 2. Similarly, we have to compute df2 also. So df2 ये हो जाएगा आपका l dx, सेम यही फॉर्मूला, m dy and dz, put df2 is equals to 0, then l dx plus m dy plus n dz. Let's say this is equation number 3. वेरी गुड, तीन इक्वेशन आ गया है। रूल कहता है पहले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दूसरे को लैम्डा 1 से, तीसरे को लैम्डा 2 से। मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 2, दैट्स इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2।
मल्टीप्लाई करवा के इनको ऐड करना है, ठीक है जी। बाकी आपका आंसर की में लिखा हुआ है प्रॉपर। इसको 1 से u वाले को कंडीशंस को लैम्डा 1 लैम्डा 2, तीसरा होता तो लैम्डा 3। एग्जाम में आपके 2 कंडीशंस वाला ही फेमस है, ज़्यादातर एक कंडीशन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंडीशन, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा अपना, जब ऐड करेंगे x dx प्लस y dy प्लस z dz, इसको लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाएंगे। ax लैम्डा 1 dx प्लस, बोलो भाई साहब क्या आएगा, by लैम्डा 1 dy, वेरी गुड। और साथ में आप देखेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा cz लैम्डा 1 dz। फिर भाई साहब यहाँ ऐड करवा लेते हैं, ये हो जाएगा l लैम्डा 2 dx प्लस m लैम्डा 2 dy प्लस n लैम्डा 2 dz इज नथिंग बट 0। सर dx dy dz कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा dx और इधर से आ जाएगा आपका x, यहाँ से आ जाएगा आपका ax लैम्डा 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका l लैम्डा 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर dy कॉमन ले ले, यहाँ से जब dy कॉमन लेंगे तो आएगा आपका y, यहाँ से आएगा by लैम्डा 1, तो ये हो जाएगा y by लैम्डा 1 और ये हो जाएगा m लैम्डा 2, वेरी गुड। सिमिलरली आप लोग dz कॉमन ले ले, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा cz लैम्डा 1 और ये हो जाएगा आपका n लैम्डा 2 इज 0। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ dx dy dz बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है अभी अपने को, dx dy dz इनका जो कोफिशिएंट है कंपेयर करवाना है। सो यहाँ से इक्वेशन बनेगा x प्लस ax1 लैम्डा 1 ax लैम्डा 1 l लैम्डा 2 इज 0। एक इक्वेशन बनेगा y प्लस by लैम्डा 1 प्लस m लैम्डा 2 इज 0 एंड थर्ड इक्वेशन विल बी z cz लैम्डा 1 प्लस n लैम्डा 2 विल बी 0। आपने क्या करना है, 3 इक्वेशन आ गए ना, इन तीनों को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करके ऐड करवाना है सो दैट आपकी ये कंडीशंस बन जाए u f1 f2 वाली। आप देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, इसको y से, इसको z से, मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर देते हैं तो बात बन जाएगा। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर लैम्डा 1 l लैम्डा 2 x प्लस दिस विल बी y स्क्वायर by स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस में my लैम्डा 2 प्लस z स्क्वायर प्लस में cz स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस में nz लैम्डा 2 विल बी 0। सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कैन बी रिटन एज u, है ना, तो बन गया u, यहाँ से लैम्डा 1 कॉमन ले लें, बच जाएगा ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर, वेरी गुड। लैम्डा 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा lx my nz। आप देखें सर ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस में cz स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1, सो दिस विल बी 1, वैल्यू 1 है भाई साहब। lx प्लस my प्लस nz का वैल्यू कितना है 0, सो दिस विल बी 0। सो u प्लस लैम्डा 1 इज 0, सो वी कैन से लैम्डा 1 इज माइनस ऑफ u, है ना, लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ u। एक काम करते हैं, हम लोग इसमें पुट करवाते हैं लैम्डा 1 का वैल्यू तीनों में, तो यहाँ से आप देखें कुछ अपना x y z निकल कर आएगा लैम्डा 2 की शक्ल में, एक बार करते हैं तो बात समझ आएगी। सो इसका वैल्यू इन तीनों में पुट करना है, सेम पैटर्न है। यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस axu प्लस l लैम्डा 2 इज 0, x कॉमन लेंगे 1 माइनस au माइनस l लैम्डा 2, सो x विल बी l लैम्डा 2 बाय au माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा y माइनस byu प्लस में m लैम्डा 2 0, y कॉमन लेंगे 1 माइनस bu लैम्डा 2 माइनस का, सो y विल बी m लैम्डा 2 bu माइनस 1। बहुत बढ़िया, इसमें पुट करेंगे लास्ट वाले में भाई साहब में, तो z माइनस czu प्लस में n लैम्डा 2 इज 0, z1 माइनस cu माइनस n लैम्डा 2, तो z विल बी n लैम्डा 2 cu माइनस 1। ठीक है जी, x y z की ये आ गई है स्टेशनरी वैल्यूज, समझ गए बात को। अब सर लैम्डा 2 फंसा हुआ है यहाँ पर, लैम्डा 2 का वैल्यू तो मालूम ही नहीं है ससुरा।
आपने क्या करना है, इन तीनों मतलब इन दोनों में से कोई ऐसी कंडीशन देखनी है जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा टू खत्म ही हो जाए। सो आई थिंक F2 इज द राइट चॉइस। यहाँ एक्स वाई जेड करूंगा, लैम्डा टू कॉमन आके हैप्पी बर्थडे, और फिर अपनी कंडीशन आ जाएगी जिससे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दो कंडीशंस आती हैं बेसिकली, इनमें आपको वो कंडीशन निकालनी है बेसिकली जिससे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं वी हैव टू फाइंड दैट कंडीशन जिसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, F2 में पुट करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। सो ये हो जाएगा L, x की जगह हो जाएगा L लैम्डा टू AU माइनस वन, वेरी गुड। ये हो जाएगा M लैम्डा टू और BU माइनस वन प्लस में N लैम्डा टू CU माइनस वन, 0 लैम्डा टू सेट कर दो। सो दिस इज द कंडीशन कि अगर अपन लोग इसको सॉल्व कर लें भाई साहब तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा। बेसिकली कंडीशन निकालना रहता है। सो दिस इज द कंडीशन विच गिव्स अस मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बारी देख लें, समझ लें, नोट कर लें। पूरा समझ आ गया पैटर्न कैसे चल रहा है। सबसे पहले डी यू निकाले, 0 पुट कर दें, कंडीशंस का डेरिवेटिव करें, सिमिलरली 0 पुट कर दें, पहले को 1 से, कंडीशंस को लैम्डा 1 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, dx dy dz को सेपरेट कर लें, कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं, 3 इक्वेशन आ गए, इनको किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सो दैट मेरे ये कंडीशंस बन जाएं। तो हमने देखा एक्स वाई जेड से करेंगे तो बात बन जाएगा, बात बन गया। जो 1 हो जा रहा है 0 हो जा रहा है उसको कर दें, लैम्डा 1 का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ यू। फिर अपन ने क्या किया, इन तीनों में लैम्डा 1 को पुट करवाया और एक्स वाई जेड निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 2। तो सर लैम्डा 2 खटक रहा है ना, अभी लैम्डा 2 पता नहीं है, तो ऐसा कंडीशन देखा कि जिसमें एक्स वाई जेड पुट करवाया जाए तो अपना लैम्डा 2 सेट हो जाए। तो आपने देखा F2 वाला ऐसा मामला है, पुट करवाए सेट हो गया। तो दिस इज द कंडीशन विच गिव्स अस मैक्सिमा और मिनिमा। वेरी गुड, नोट कर लें। एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, फोर्थ का बी पार्ट। अगेन सर आपका थ्योरम है रिलेटेड टू रीमन इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रल, इंटीग्रेबल निकलता है बार बारी। थ्योरम देखें जी क्या कहता है। थ्योरम बड़ा ही खतरनाक है। बेसिकली थ्योरम है आपका रीमन सम से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा रीमन सम हम लोग कंप्यूट करवाते हैं और उससे रिलेटेड अपना थ्योरम है। तो प्रूफ तो देखना ही है जी। हालांकि इसका प्रूफ छोटा है, ज़्यादा लेंदी है नहीं, बट देखना तो है ही। और इसके प्रूफ में अपना एक डार्बॉक्स थ्योरम यूज़ होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर डार्बॉक्स थ्योरम मालूम नहीं होगा तो इसका प्रूफ नहीं कर पाएंगे, फिर है ना, दिक्कत होगा। चलिए फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट, तो इसको देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि भैया आपके पास वही है, फंक्शन बाउंडेड है, इंटीग्रेबल भी है, और आपका कोई ये एप्सिलॉन आर है जो कि RH सेगमेंट से आ रहा है आपका। तो हमें ये शो करवाना है कि ये होल्ड होता है। फंक्शन ये गिवन है, रीमन इंटीग्रेबल है ना, ऐसा अपने को वो बोल रहा है दैट फंक्शन इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। सो फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। इन दैट सिनेरियो वी हैव टू शो दैट रीमन सम माइनस इंटीग्रल विल बी लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है। आप लोग जानते हैं सर एप्सिलॉन को अच्छे से। चलिए इसका देख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ इसका छोटू सा ही है, ज़्यादा परेशान करेगा नहीं, तो आप समझ जाओगे बड़े प्यार से। बाकी अगेन प्रूफ है तो स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आंसर देखें, हमें बोलता है कि सिंस fx इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल तो आप देखें अगर ये इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमन इंटीग्रल, अपर रीमन इंटीग्रल, सर एक ही बात है ना। फिर लोअर और अपर में भेदभाव कैसा, क्योंकि इंटीग्रेबल है तो ये दोनों आपस में ज़रूर इक्वल रहे होंगे और इन्हीं का वैल्यू इक्वल रहा होगा अपने इंटीग्रेशन के। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। तो नाउ अब देखो डार्बॉक्स थ्योरम लगेगा, लेट्स से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सो बाय डार्बॉक्स थ्योरम, ये डार्बॉक्स थ्योरम जिनको नहीं आता सर पढ़ लेना आप लोग एक बारी बुक से।
इंपॉर्टेंट है, वी कैन से अपर डार्बोक सम जो है वो छोटा होता है आपका जो अपर रीमन इंटीग्रल है, अगर उसमें आप कुछ एप्सिलॉन जोड़ दें। ये डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है सीधा सीधा, मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिखा है, आप देखेंगे डार्बोक्स थ्योरम ऐसा कहता है। यहाँ पे अपर रीमन इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रल से रिप्लेस करवा सकते हैं ड्यू टू 1, क्योंकि फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। सो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो आप देखें यहाँ से ये आ गया दैट अपर डार्बोक्स सम इज लेस देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, लेट्स से इक्वेशन 2। सिमिलरली बाय अपर डार्बोक्स सम वी ऑल्सो हैव कि आपका जो लोअर डार्बोक्स सम है वो बड़ा होता है लोअर रीमन इंटीग्रल में से अगर आप एप्सिलॉन माइनस कर देते हैं। तो ये भी अगेन डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करवा सकते हैं ये, क्योंकि फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। सो उसके हिसाब से ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ठीक है जी। और इसको अपन दे देंगे लोअर डार्बोक्स सम, इट मीन्स विल बी ग्रेटर ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, लेट्स से इक्वेशन 3। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसके बाद अपने को मालूम है सर, सिंस ये देखें मेरे को बताना जाई आर इज एनी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना आर एच सेगमेंट का, यहां से यहां के बीच में आप किसी को भी ले सकते हो, बी एनी पॉइंट, कोई इस पे कंडीशन है नहीं, ऑफ आर एच सेगमेंट ऑफ पी अपना वही पार्टीशन है। तो आप मुझे बताएं आपका जो लोअर डार्बोक्स सम है, अगेन ये इनइक्वालिटी है, एक रीमन इंटीग्रल की ही है, R1 से N आपका रीमन सम, ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4। ऐसा मैं नहीं कहता हूं सर, ये भी अपने पास इनइक्वालिटी है, इसका प्रूफ भी है, आप देखेंगे ना अगर रीमन इंटीग्रल को तो वहां मिल जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज करके बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से, अब देखो समझते हैं, इस थ्योरम में हमने अपनी इच्छा से कोई लॉजिक नहीं लगाया है, केवल डार्बोक्स थ्योरम और इनइक्वालिटी का यूज किया है, दैट्स इट, और थ्योरम खत्म। आप देखें अपर डार्बोक्स सम इससे छोटा है, लोअर डार्बोक्स सम इससे छोटा है, और ये भाई साहब लोअर से अपर के बीच में है। तो लोअर डार्बोक्स सम जो है कहाँ चला गया भाई साहब, ये लोअर डार्बोक्स सम बड़ा है और ये लोअर डार्बोक्स सम से भी बड़ा है। सो वी कैन से ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, आपका ये बेसिकली रीमन सम एप्सिलॉन आर डेल्टा आर, और ये छोटा है अपर डार्बोक्स सम से, अपर डार्बोक्स सम इससे भी छोटा है, तो ये छोटा होगा इससे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। बात समझ आया सर? लोअर इंटीग्रल जो है मतलब लोअर डार्बोक्स सम इससे बड़ा है, एंड ये चीज लोअर डार्बोक्स सम से बड़ी है, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ऐसा तो है ही। सिमिलरली आप देखेंगे आपका सम अपर डार्बोक्स सम से छोटा है, अपर डार्बोक्स सम इससे भी छोटा है, तो आपका सम इससे भी छोटा होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहां से क्या ये वाली जो कंडीशन है ये नहीं बोल सकते, अब सीधा सीधा दिख तो रहा है अपने को, देखो बस इससे बोल देंगे कि ये जो है आपका फंक्शन जाई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये सर बेसिकली अपना वही लिमिट वाला कंडीशन है ना, आप देखेंगे तो बहुत बारी आपने किया होगा, ये इनइक्वालिटी से आप डायरेक्ट ये बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही तो खेल था, ये समझ गए क्या करा अपन ने अपनी पंचायत कुछ नहीं करी है, डार्बोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक इनइक्वालिटी का यूज़ किया है, कंबाइन कर दिया है, और कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही वाली बात है। आप देखें इसको आप ओपन करें ना, तो ओपन करोगे तो यही आ जाएगा आपका, नहीं करके देखो एक बारी और मुझे बताना कमेंट में। तो इसका एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। चलिए जी बहुत बढ़िया। तो देखें जी, मैं उम्मीद करता हूँ टेस्ट आप लोगों ने अच्छा ही दिया होगा, चेक होके आपको जल्द ही मिल जाएगा, जो भी आपकी कमियां रही होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, और ओवर द टाइम वो ठीक भी हो जाएंगी, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं।
सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे सारे। लिखना कैसा है ये आंसर की में ऑलरेडी गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ एकदम सूथिंग एक्सपीरियंस आपको रहा होगा टेस्ट का। तो चलिए जी, फिर शुक्रिया मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं सर नेक्स्ट टेस्ट के बाद इसी तरह वीडियो में। टिल देन बाय बाय।